नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर बात करेंगे। एक महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र में भी मुंबई में जो मेयर को लेकर के मीडिया एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, ज़रा उस पर चर्चा करेंगे। ये मीडिया खाम-ख़याली पुलाव पका रहा है, इसमें कुछ तथ्य हैं या नहीं हैं? अगर तथ्य होते तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस 2-3 दिन की दाओस यात्रा पर क्यों निकल जाते, यानी विदेश यात्रा पर क्यों निकल जाते? अगर मेयर के चुनाव को लेकर के किसी तरह की कोई खींचातानी होती या उनको कोई मैसेज दिया गया होता, तो वो विदेश यात्रा पर क्यों जाते? लेकिन वो निकल गए आराम से। उनका एक ही बयान आया है कि हम मिल बैठ कर के बात करेंगे और उसके बाद फाइनल कर लेंगे, महायुति का मेयर होगा। और एक और खबर ये आई कि 30 जनवरी से पहले मेयर शपथ ले लेगा अपनी कार्यकारिणी के साथ। एक तो इस मुद्दे पर जरा चर्चा करेंगे, कौन लोग हैं ये जो रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग वैसा ही फिर से माहौल बनाना चाहते हैं जैसा 2019 में बनाया गया था, जब उद्धव ठाकरे ने आखिरी समय पर विश्वासघात कर दिया था भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए थे। दूसरा मुद्दा, ए आर रहमान 24 घंटे भी टिक कर नहीं रह पाए। 24 घंटे के भीतर उन्होंने घुटने टेक दिए। इसको कहते हैं सरेंडर करना। माहौल चारों तरफ से ऐसा हो गया, इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं आई उनके बयान पर, और केवल बाहर से नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से भी उनको क्रिटिसाइज किया गया कि ऐसा तो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं है कि पावर शिफ्ट हो गई है या कम्युनल कारणों से किसी को काम नहीं दिया गया है। आज उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके भारत के प्रति, भारत के नागरिक होने के नाते तमाम तरह की ऊंची-ऊंची बात की हैं। इसका मतलब ये है कि ए आर रहमान को ज़रा जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने गलती कर दी है, बल्कि बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनकी जो एक छवि थी, उसको बट्टा लगा है। तीसरा मुद्दा जिस पर हम चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन असम और बंगाल में थे और बंगाल में उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने बिहार से जंगल राज का खात्मा कर दिया है, उसी तरीके से हम पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज का खात्मा करने जा रहे हैं, यहाँ की जनता खात्मा करने जा रही है। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बड़े जेन्युइन लगते हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा नहीं हो पाया है, तो इसकी वजह भी ममता बनर्जी हैं और कोई नहीं है। तो सीधे जुड़ लेते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वीरेंद्र जी, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो जरा ए आर रहमान पर बात कर लें। ए आर रहमान का एक बयान आया है, मैं उस बयान को आपके लिए और पाठकों के लिए पढ़ देता हूं एज इट इज जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कल एक दिन पहले कहा था कि पावर शिफ्ट और कम्युनल कारणों से उनको पिछले 8 साल से फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा है। बहुत सारे फिल्म लाइन से जुड़े हुए गीतकारों ने, कुछ दूसरे लोगों ने बड़ी तीखी आलोचना की थी। तो इन्होंने एक वीडियो जारी किया इंस्टाग्राम पर और इन्होंने कहा कि प्रिय दोस्तों, संगीत हमेशा से मेरे लिए लोगों तक पहुंचने, संस्कृति का जश्न मनाने और उसे अपनी श्रद्धा
देने का माध्यम रहा है। मैं भारत को प्रेरणा, गुरु और घर मानता हूँ। मैं जानता हूँ अच्छे इरादों में भी गलतफहमी की संभावना हो सकती है। पता नहीं कौन से अच्छे इरादे थे, लेकिन मेरा इरादा हमेशा संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना, उन्हें श्रद्धांजलि देना, सम्मान देना और उनकी सेवा करना रहा है। मैंने कभी किसी को ठेस पहुँचाने की इच्छा नहीं रखी। फिर आगे इन्होंने कहा इस वीडियो में, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक भारतीय हूं, क्योंकि ये देश किसी न किसी कारण से मुझे रचनात्मकता की स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाला माहौल देता है। मैं हमेशा से इस राष्ट्र का आभारी रहा हूं और संगीत के प्रति कमिटेड रहा हूं। और इन्होंने कुछ उसमें वेव्स समिट का भी जिक्र किया। नागालैंड में जो यंग म्यूजिशियंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन में एक कार्यक्रम किया, उसका जिक्र किया। हैंस जिमर के साथ रामायण का म्यूजिक तैयार करने के बारे में भी इन्होंने बात की। तो इतनी जल्दी ये घुटनों पर आ गए, इसकी वजह आप क्या मानते हैं वीरेन जी? देखिए, धुरंधर फिल्म आने के बाद मुझे उम्मीद थी कि जो जो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री है उससे पुश बैक आएगा। और धुरंधर फिल्म इंडस्ट्री ने पहली बार ये साबित किया कि जैसा कश्मीर फिल्म में डायलॉग में कहा गया था कि सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, धुरंधर फिल्म ने ये संदेश दिया कि सिस्टम भी हमारा है। और जिस तरीके से उसमें पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जो भारत में में नकली नोट सप्लाई किए जा रहे थे और वो ईस्टर्न यूपी में भारत नेपाल सीमा के माध्यम से भारत में आ रहे थे, जिस तरीके से उसमें यूपी के क्रिमिनल गैंग्स का हवाला दिया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय, और जिस तरीके से केंद्रीय 2005 के केंद्रीय वित्त मंत्री का उसमें नाम आया कि उन्होंने 500,000 के नोटों की प्लेटें पाकिस्तान पहुंचाई थी, अभी तक किसी पार्टी की ओर से इसका जवाब नहीं आया है, ना कांग्रेस से ना समाजवादी पार्टी से। और 2009 में तो सिद्धार्थनगर जिले की डुमरियागंज तहसील में सीबीआई ने छापा मारा था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैश चेस्ट में करोड़ों रुपए नकली बरामद हुए थे। और यहां तक कि उन्होंने बताया कि ये नोट छपे हुए हमारे पास आरबीआई के का जो मिंट है, जहां नोट छपते हैं वहां से आए हैं, यानी आरबीआई की वॉल्ट में ही नकली नोट थे। मामला बहुत गंभीर था। तो ये और जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर हैदर ऐसी फिल्में बन रही थी जो जो घनघोर रूप से एंटी इंडियन नैरेटिव कैरी कर रही थी, तो पहली बार जो बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 60-70 सालों से गंगो जमन तहजीब के नाम पर 786 फिल्म का जो बिल्ला लगाए हुए अमिताभ बच्चन हीरो बने हुए थे, शोले फिल्म में मंदिर का मजाक बनाया जा रहा था और हम लोग ताली बजा रहे थे, तो उसका पहली बार प्रतिकार हुआ है इस फिल्म के जरिए। तो जो बंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो नेहरूवादी वामपंथी जिहादी इकोसिस्टम का जो जो वहां कब्जा था, उसके एकाधिकार को पहली बार धुरंधर फिल्म ने बहुत ही कड़ी चुनौती दी है। और एक बहुत बड़े फिल्मकार हैं, डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा, उनका तो कहना है कि ये फिल्म एक डिजास्टर है। डिजास्टर यानी कि इंडस्ट्री के लिए डिजास्टर है कि उनका कहने का आशय बड़ा पॉजिटिव था कि इंडस्ट्री को ये ऐसा पहली बार अनुभव हुआ कि ऐसी फिल्म भी बन सकती है, यानी ब्लॉकबस्टर 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गई है। तो और आपको याद होगा इस फिल्म का सीक्वल भी आने वाला है जो मार्च में और अभी तो कहा गया ईद के दिन वो जारी होगा। तो सलमान खान ने अपनी फिल्म जो बन रही है गलवान पे, उसका जो रिलीज है वो 2 महीने टाल दिया है। तो बंबई फिल्म इंडस्ट्री 14-15 हजार करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ऑफिशियली, बाकी तो बड़ी है इससे। तो ये एक पुशबैक आना था। तो और मेरा मानना है कि ए आर रहमान जो पहले दिलीप कुमार थे, बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, ये उनको ट्रायल बैलून के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और उन्होंने छावा जैसी फिल्म का भी उन्होंने नाम लिया, उसमें छत्रपति शिवाजी को लेकर के कुछ विवाद खड़ा करने का प्रयास किया गया था। तो और जब उनको अपने ही इकोसिस्टम से जो उनको समर्थन की जो उम्मीद थी वो नहीं मिली, तो उन्होंने देखिए बैक ट्रैक कर लिया। और फिर ये कहना कि जो जो सरकार केंद्र में बदली है 2014 में,
उसके बाद से हो रहा है। ये बात को स्पष्ट दिखाता है कि ए आर रहमान का जो बयान था वो बड़ा पॉलिटिकली लोडेड बयान था। उसमें जो है बहुत नेतार छिपे हुए थे। ये स्पष्ट था कि वो सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पीएम मोदी के ऊपर कर रहे हैं। जबकि ए आर रहमान की इसके पहले कभी किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होने की कोई कोई घटना मुझे याद नहीं आती है, लेकिन इन्होंने ये किया। तो ये अभी घटना, मुझे तो आश्चर्य है कि छावा फिल्म को रिलीज हुए तो 2 महीने हो रहे हैं, ये इतनी देर से क्यों आया? पूरा आपने देखा होगा बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का पूरा जो इकोसिस्टम है वो एकदम सन्नाटा छाए हुए ओढ़े हुए है। कश्मीर फिल्म जब आई थी तब उसको भी जो है तो उसका तो खुल के विरोध तक किया गया था। और बड़े-बड़े फिल्मकार जो हैं, जो फिल्म क्रिटिक हैं, उन्होंने फिल्म उसका नाम तक नहीं लिया। उन्होंने वो ऐसे बिहेव कर रहे थे कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि कश्मीर फाइल नाम की कोई जो है फिल्म भी बनी है। इसी तरीके से केरला स्टोरी फिल्म आई थी। उसके बाद जो है बंगाल के ऊपर एक फिल्म आई थी। उसमें 16 अगस्त 1946 जो रमजान की 19वें दिन जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की हत्या की गई थी, घर लूटे गए थे, महिलाओं का बलात्कार हुआ था। उस फिल्म का भी काफी प्रतिरोध हुआ था। लेकिन धुरंधर फिल्म आने के बाद सबको जैसे लगता सांप सूंघ गया था, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो ये पुशबैक जो है ए आर रहमान की ओर से आना इस बात को स्पष्ट करता है कि ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया बयान है। ये कोई मासूमियत वाला बयान नहीं है। और जो उनका बयान जैसा आपने बताया अभी कि वो जो है 8-10 साल से मुझे काम नहीं मिल रहा है, कम्युनल शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है, सरकार बदली है। तो ये सारी बातें जो हैं, और अगर वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में क्रिएटिव काम करना नहीं संभव है, तो क्या इस्लाम में क्या संगीत की परमिशन है क्या? आप जो म्यूजिक कंपोजर बने हुए हैं, इस्लाम में तो संगीत हराम है। कैसे बने हुए हैं आप म्यूजिक कंपोजर? तो और औरंगजेब के जमाने का आप याद करिए, जितने वहां पे गवैये थे और जितने साजिंदे थे, सबके हारमोनियम और तबले तोड़ दिए गए थे, सबको भगा दिया गया था। क्या हुआ था मुगल दरबार में? तो ये जो तो जब आप स्वयं कांच के घर में रहते हैं और दूसरों पे आप पत्थर फेंकेंगे तो उस पे आपत्ति होगी। जावेद अख्तर का बयान आया है, शोभा डे का बयान आया है। कम से कम 5 बड़े संगीतकार जो मुसलमान हैं, उनको कोई शिकायत नहीं है, उनको काम मिल रहा है। तो इन्होंने जो बयान दिया है वो किस नियत से दिया है, किस संदर्भ में दिया है, इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका एजेंडा क्या है, अब सारी बातें पूछी जा रही हैं। और आपको याद होगा जब 2015 में भारत में इनटॉलरेंस कैंपेन चल रही थी, असहिष्णुता कैंपेन चल रही थी, तब आमिर खान ने कहा था मेरी पत्नी को भारत में डर लगता है, जबकि उनकी पत्नी हिंदू है, उससे उनका तलाक भी जो है इस तरीके के ये जो आमिर खान ने कहा और जो ए आर रहमान ने कहा, ये नैरेटिव क्रिएट करने के बड़े बारीक, बड़े सूक्ष्म और बड़े सटल तरीके होते हैं। और अब सोशल मीडिया का युग है, तो ये नैरेटिव बनने में देर नहीं लगती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसका जो है डिजायर्ड इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपने कदम वापस खींच लिए। जी भट्ट साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर थे बंगाल, फिर बंगाल से असम और असम से फिर बंगाल पहुंचे। और असम में तो खैर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने काम किया है उसकी उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की ही है। और घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या इस देश की बन गई थी, जिससे अब छुटकारा पाने के लिए कोशिश की जा रही है। खुद लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज की साजिश रची गई है, साजिश शब्द का प्रयोग उन्होंने किया था कि एक साजिश रची जा रही है डेमोग्राफी चेंज करने की, हम इसे सफल नहीं होने देंगे। हम इसे मिशन मोड में इसके खिलाफ कार्रवाई करने जा, और वो हो भी रहा है। बहुत सारे प्रदेशों से, खास तौर से जो हमारे सीमाई सूबे हैं, जिनसे अलग-अलग देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा या एलओसी या एलएसी लगी हुई है, उनसे घुसपैठ हुई है। और वहां पर
मजारे, मस्जिदें, मदरसे, तमाम चीजें बनाई गई हैं। रातों रात ये सब हुआ है। तो अब उनको ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त किया जा रहा है, तो इसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिल रही है, उससे ममता बनर्जी बहुत परेशान हैं, बल्कि बौखलाई हुई हैं। जिस तरीके की का कांड उन्होंने कर दिया ईडी के छापे के दौरान, वो बताता है कि वो कितना आपा खोए हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये बयान कि बिहार में जो जंगल राज था उससे हम मुक्ति दिलाने में कामयाब हुए हैं और अब पश्चिम बंगाल की बारी है। यहाँ की जनता अपना मन बना चुकी है और पश्चिम बंगाल को भी जंगल राज से मुक्ति दिलानी है। कितना अहम बयान है ये, उस लिहाज से कि 15 साल हो गए हैं इनको मुख्यमंत्री बने हुए। जो अपेक्षाएं थी, लोगों का मोहभंग हुआ है। कोई परिवर्तन उनके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। माँ माटी मानुष का नारा देकर के आई थी और उसके बाद उसी राह पर निकल गई, जिस राह पर 33-34 साल तक वामपंथी चलते रहे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का बयान कई की जो 2 दिन की यात्रा असम और बंगाल की है, अगर आप उसको ध्यान से देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो ऐसा था कि जैसे वो अपने गृह राज्य गुजरात में है, गुजरातियों के बीच में है। बहुत ही कूल और बहुत ही कंपोज और बहुत ही रिलैक्स थे प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, आसाम में भी चुनाव होने वाला है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के सारे हाव भाव में, लोगों से मिलने में, उनके भाषणों में कहीं ये दबाव नहीं दिखा कि प्राइम मिनिस्टर एक पोल बाउंड स्टेट में आए हैं या प्राइम मिनिस्टर कैंपेन के मोड में है। बंगाल में उन्होंने बहुत साफ संदेश दिया कि देखो क्या हुआ अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन उसको कहा कि देखो इसलिए भी जो है केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य बीमा योजना लागू नहीं की है, उसको जो है लोगों ने घर बिठा दिया। और दूसरा जो बात उन्होंने बहुत सटल तरीके से कही है, बहुत ही बारीक तरीके से कही है कि बंगाल केवल चुनावी राजनीति के मुद्दे से वो बंगाल में नहीं है। अब बंगाल जो है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और जहां तक घुसपैठियों की बात है, तो घुसपैठियों को लेकर के सरकार के पास जो कानूनी शक्ति की जो कमी थी, वो भी अब पूरी हो गई है। पिछले वर्ष अप्रैल में संसद से इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट पास हो चुका है और पिछले वर्ष सितंबर 1 में केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय उसके रूल्स भी फ्रेम करके नोटिफाई कर दिए हैं। और उसमें उन्होंने सारे राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी अनडॉक्यूमेंटेड फॉरेनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, अपने अपने राज्यों में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाएं, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं और डिटेंशन कैंप बनाएं। जो ऐसे लोग पकड़े जाएं उनको उस कैंप में रखें। यूपी में आपको मालूम है कि नवंबर में इसके को लेकर के बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ये काम चल रहा है। और ये ऐसा काम नहीं है कि जिसके बारे में सरकार रोज कोई कोई विज्ञप्ति जारी करे। तो अब सरकार जो है कानूनी रूप से आर्म्ड है कि कैसे घुसपैठियों से डील करना है। और भारत में और पश्चिम बंगाल में इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल ही रहा है। जिस तरीके से 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं, जहां जहां बाप बेटा पोते के बीच की उम्रों में कहीं 5 साल और 10 साल का अंतर है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत सी ज्यादा एनोमॉलीज हैं, गड़बड़ियां हैं, वो सामने आ रहा है। ममता बनर्जी ने कितना शोर मचाया है, जो बीएलओज हैं उनके ऊपर हमले हुए हैं, जो तमाम जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, वहां भी हमले हुए हैं। पश्चिम बंगाल का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो होता है स्टेट में, जो कलकत्ता में बैठता है, उसके यहाँ भी भीड़ प्रदर्शन कराए गए हैं, उसको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया है। जिस तरीके से कलकत्ता में आईपैक नाम की जो पीके
जो प्रशांत किशोर हैं बिहार वाले, जिन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है, उनकी ही कंपनी थी जो अब प्रतीक जैन के पास है, आईपैक। वहां पे रेड हुआ, ईडी ने रेड किया। ममता बनर्जी जिस तरीके से वहां पे फाइलें, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन ले आई, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसका बहुत ही एडवर्स नोटिस, एडवर्स व्यू लिया है, और यहां तक कह दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट को आपने जंतर मंतर बना दिया। तो ये सारी बातें अब बता रही हैं कि ममता बनर्जी हैज रन आउट ऑफ द ऑप्शंस। अब उनके पास विकल्प नहीं बचे हैं। अब वो बिल्कुल, अब वो कंप्लीटली कॉर्नर्ड हो गई हैं। और आप देखिए पिछले हफ्ते जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पार्टी को कोई रिलीफ नहीं दिया है, और जो ईडी के खिलाफ जो कलकत्ता पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उनको भी स्टे कर दिया है, और बंगाल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया। तो अब ममता बनर्जी को ये मालूम हो गया है कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है, और वो आज से 15 साल पहले उन्होंने लंबा संघर्ष किया था सीपीएम गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन आप सीपीएम को सत्ता से हटा के सत्ता में किस लिए आई थी? आपका लक्ष्य क्या था? क्या आपने गोल पोस्ट बदला? अगर सीपीएम गवर्नमेंट के जमाने 35 साल के रूल में अगर विकास नहीं हुआ, तो आपने क्या कोई अलग लक्ष्य आपने कोई तय किया था? नहीं किया था। आपने गोल पोस्ट नहीं बदला, और आपने वही सीपीएम का जो पॉलिटिकल मॉडल था, वसूली का, एक्सटॉर्शन का, हर गली मोहल्ले में कैरम क्लब बने बैठे हैं, और वहां 10-12 लड़के दिन भर वहां पे समय गुजारते हैं, और जो वो वसूली करते हैं उसी से उनका खर्चा चलता है, जिसको वहां तोलाबाजी कहते हैं बंगाल में। मॉडल ममता बनर्जी का अब कोलैप्स हो चुका है। और जिस तरीके से लगातार जो है 2024 में तो आपने आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आपने हल्ला मचाया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खैर बीजेपी की सीटें कम हो गई, उसको मेजोरिटी नहीं मिली, 272 की जगह 240 मिल गई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जिस आत्मविश्वास से जो उन्होंने पिछले 10 वर्ष काम किया था, उसमें तो कहीं कमी आई नहीं। और उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में, महाराष्ट्र में, और दिल्ली विधानसभा चुनाव में, बिहार के लगातार जो चार विधानसभा चुनाव जीते, और पिछले हफ्ते जो उन्होंने जीता महाराष्ट्र नगर निगम, 29 में 22 नगर निगमों में बीजेपी का मेयर इलेक्ट होगा, और बंबई में भी मेयर इलेक्ट होने जा रहा है, वो चाहे कुछ भी हो। तो अब ममता बनर्जी का समय समाप्त हो चुका है, और प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बार बार घुसपैठ को दोहराया, तो अब जो है जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को कहा था लाल किले के भाषण में कि भारत डेमोग्राफी मिशन पे काम कर रहा है, तो अब जो है 3 चीजें हुई हैं। एक तो इमिग्रेशन फॉरेनर्स एक्ट जो है लागू हो गया है, दूसरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ रोल चल रहा है, और दूसरा जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है, जिसको 26/11/2008 में जो मुंबई में आईएसआई का स्पॉन्सर्ड जो अटैक हुआ था ताज होटल में, उसके बाद गठित करने का फैसला किया गया था, और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड से एनपीआर को जोड़ा गया था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो अब केंद्र सरकार ने एक और उसी में एक चीज जोड़ी है, ऑपरेशन गांडीव। तो जितने भी नागरिकों का जो डेटा है वो सब उस नेट ग्रिड में जाएगा, और उसमें सबका जाएगा, इवन अपराधी का जाएगा। और अब अगर कोई बड़ी अपराध की घटना होगी, जैसे अभी 2 महीने पहले दिल्ली के लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें जो लोग के भी नाम के फुटेज सीसीटीवी कैमरा में आएंगे, या जो भी उनके सुराग मिलेंगे, तो नेट ग्रिड में जो ऑपरेशन गांडीव है उसके जरिए वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो एसआईआर जो हो रहा है, उसके बाद सेंसस होनी है, उसके बाद जो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बननी है, एनआरसी होना है। तो इस सब के चलते अब भारत सरकार जो है एक कमांडिंग पोजीशन में है कि वो वास्तव में घुसपैठियों की न केवल पहचान कर सकती है, उनको रिपोर्ट भी किया जाएगा, और रिपोर्ट नहीं भी कर पाएंगे क्योंकि उसमें मुकदमा चलेगा, लंबा समय लग सकता है, तो उनको भारत के नागरिक के रूप में उनको जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो उनके अधिकार हैं, और उनसे उनको तुरंत वंचित किया जा सकता है। सरकार के पास अब ये पूरा इसके लिए जो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो मौजूद है, और एसआईआर से बहुत बड़ा डाटा सरकार को मिला है।
से मिलेगा। और प्लस अभी जो इस साल अप्रैल से जो सेंसस का पहला चरण शुरू होने जा रहा है, उससे भी डाटा और अपग्रेड होगा। और आपको याद होगा, गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि इसके बाद जो अगली सेंसस होगी तो उसमें एन्यूमरेटर घर घर नहीं जाएगा, अब सेंसस डिजिटल होगी। और आपकी बार भी सेंसस में जो व्यक्ति आपके घर में आएगा उसके हाथ में टैबलेट होगा, वो सेंसस के एक्ट में जो भी जानकारी वो सरकार इकट्ठा करती है, वो सारी जानकारी आपसे लेगा और वो अपने अपने टैबलेट में अपलोड करेगा और वो सेंट्रल डाटा में शाम तक ट्रांसफर हो जाएगा। फिर उसमें कोई मैनिपुलेशन या अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। तो सरकार जो डाटा को मजबूत कर रही है, तो ममता बनर्जी को ये समझ में आ गया है कि एसआईआर के खिलाफ आपने हल्ला मचाया, कहा ये बैकडोर से एनआरसी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी यही आरोप लगाया गया। जुलाई में एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई थी, जनवरी के पहले हफ्ते तक उसमें हियरिंग चली है, 6 महीने हो गए हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के खिलाफ एक भी अंतरिम आदेश नहीं दिया है। केवल अक्टूबर में ये कहा था कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी के लिए एक सबूत के रूप में मानना चाहिए, लेकिन ये भी जोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, और ये आधार कार्ड में लिखा भी होता है। तो और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये भी आरोप लगाया गया कि साहब की जो है इलेक्शन कमीशन तो एनआरसी कर रहा है, नागरिकता का वेरिफिकेशन कर रहा है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 1950 का जो आरपी एक्ट है उसमें साफ ये प्रोविजन है कि केवल भारत का वैध नागरिक ही भारत में का मतदाता बन सकता है। तो हमें नागरिकता को भी वेरीफाई करने का बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमें अधिकार है। और जब ये एक्ट में प्रोविजन है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है वो मतदाता नहीं हो सकता, तो अगर वो बांग्लादेशी है, अगर वो घुसपैठिया है, तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा। यदि आप इसको एनआरसी कहना चाहते हैं तो आप कहें। वैसे एनआरसी का काम जो है, इलेक्शन कमीशन के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मशीनरी है ही नहीं कि वो एनआरसी करा सके। इसके लिए तो उसको गृह मंत्रालय से कहना होगा, लेकिन इसकी भी पहचान हो रही है। तो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से बार बार घुसपैठ की ओर जो आज लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, तो लोगों को बताया है कि किस तरीके से उन्होंने डेमोग्राफी का भी नाम लिया अपने भाषण में आज। तो डेमोग्राफी जिस तरीके से बदल रही है बंगाल की, 5,000 गांवों में आज वहां एक भी हिंदू नहीं बचा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में जहां जहां मुस्लिम आबादी थी, उसने या तो एआईएमआईएम को वोट दिया है, हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, ऑल इंडिया इत्तेहाद से मुस्लिमीन को वोट दिया है। और बड़े अब मुसलमानों ने तय कर लिया है कि वो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, न कांग्रेस के, न समाजवादी पार्टी के, और न बसपा के, न एनसीपी के, और वो अपने मुसलमान भाई को ही टिकट देंगे, को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीता बम्बई महाराष्ट्र के नगर निगम के चुनाव में। ये भी अपने आप में एक बहुत ही खतरे घंटी है सेकुलर पार्टी के लिए। तो अब ममता बनर्जी हो या इंडी अलायंस हो, और वो बीजेपी की आलोचना करते हैं, लेकिन जो पारंपरिक आलोचना के टूल थे कि साहब बीजेपी वो बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी फासिस्ट है, बीजेपी एंटी मुस्लिम है, अब ये चीजें अब जो है उनके जो नैरेटिव वॉर में अब ये सब चीजें नहीं कही जाती हैं। तो इससे बहुत साफ स्पष्ट होता है। और प्राइम मिनिस्टर जितने आत्मविश्वास से बोल रहे थे आसाम में भी और बंगाल में भी, तो जो आत्मविश्वास था दैट वाज लार्ज ऑन हिज फेस कि बीजेपी इज कमिंग टू पावर। अब उसमें कोई अब उसमें संदेह नहीं रह गया है। और उन्होंने बार बार लोगों से पूछा क्या ये सरकार जानी चाहिए। लोगों ने देखिए कितने जोरदार तरीके से। और फिर जो उन्होंने सिंगूर में रैली की आज, जो ये वही इलाका है जहां पे ममता बनर्जी ने 2010 और 11 में सीपीएम गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत लंबा आंदोलन किया था। और यहीं पे टाटा के नैनो का कार का प्लांट लगना था, और उन्होंने सरकार को मजबूर किया कि 300-400 एकड़ जमीन जो टाटा नैनो प्लांट को अलॉट की गई थी वो अलॉटमेंट कैंसिल किया गया। अंततः वो प्लांट शिफ्ट हो गया सानंद गुजरात में, और आज वो बहुत बड़ा ऑटो हब बन चुका है गुजरात में। बंगाल को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान ममता बनर्जी ने किया, उसका लाभ गुजरात को मिला।
ये सब जो जो आज हुआ है उससे साफ लग रहा है कि की बीजेपी किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मींस के जरिए सत्ता में नहीं आना चाहती। जो डेमोक्रेटिक रास्ता है, हम इलेक्शन लड़ करके जनमत के सहारे, जनादेश के सहारे आपको सत्ता से हटाएंगे, और वही वैलिड तरीका है, और जनता के से उसका वैलिडेशन मिलता है। ये बहुत लोगों को ये बड़ी बेचैनी होती है कि सरकार आर्टिकल 356 में सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। जो समस्या राजनीतिक है, और जो लड़ाई आपकी राजनीतिक है, वो इस तरीके से नहीं लड़ी जा सकती, वो चुनाव के जरिए ही लड़ी जा सकती है। यदि बिल्कुल जनता बिल्कुल। मतदान के जरिए इनको सत्ता से बाहर करती है, तभी जो है बंगाल में स्थिरता आएगी। और जो वहां पे जिहादी राज चल रहा है पिछले 60 साल से, इसका यही इलाज है। और जरा महाराष्ट्र की बात कर लें, वहां का जो मीडिया है, जो शरद पवार को, उद्धव ठाकरे को, कांग्रेस को हमेशा अपने पलक पावड़ों पर उठा के रखता है, सिर पर रख करके नृत्य करता है। जिसने ये कहा था कि दोनों भाइयों के साथ आने पर पूरा पासा ही पलट गया है, अब तो देखना मुंबई नगर निगम पर फिर से उद्धव ठाकरे का राज होगा। अब चूंकि उनकी अपेक्षाओं के प्रतिकूल रिजल्ट आया है, अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीत ली। 29 सीटें एकनाथ शिंदे ने और 3 सीटें अजित पवार ने जीत ली, यानी 121 सीटें इन लोगों ने जीत ली है। 114 चाहिए वहां हाँ, हाँ। अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना मेयर बनाने के लिए, लेकिन 121 सीटें इनके पास है। अब चूंकि एकनाथ शिंदे ने एहतियातन अपने 29 पार्षदों को एक होटल में रखा है कि जब तक मेयर की व्यवस्था ना हो, फाइनल ना हो नाम, तब तक आप वहां रहिए। इसको लेकर के उद्धव सेना के जो तोते हैं, संजय राउत, वो स्यापा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि होटल को जेल और खाना करेंगे बना क्या? दिया गया है, जेल खाना बना दिया गया है। और ये भी कह रहे हैं कि मैं वहां डिनर करने जाने वाला हूं। उधर मीडिया जो है वो तरह तरह की अफवाहें फैला रहा है, और उसने ये कहना शुरू कर दिया अपने से ही कि साहब शिंदे खेमा 2.5 साल के लिए मेयर की कुर्सी बांटने का दबाव बीजेपी पर बना रहा है। ना एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐसा कोई बयान आया, ना उनके किसी नेता की तरफ से आया। ये मीडिया के दिमाग की उपज है, या कहीं से ये कहलवाया गया है कि इसको ऐसे बढ़ाओ। अगर कोई जरा सा भी ऐसा इश्यू होता तो देवेंद्र फडणवीस 2-3 दिन की विदेश यात्रा पर क्यों निकलते साहब? 24 वो जनवरी तक दावोस है, वो चले वो दावोस गए हैं। वो वो 24 दावोस जनवरी को चले गए लौटेंगे। हैं। तो सवाल ये है कि जब इधर कोई परेशानी ही नहीं है, निश्चिंतता है, आश्वस्ति का भाव है, तो ये लोग तमाशा क्यों कर रहे हैं? ये ऐसा माहौल क्यों बना देना चाहते हैं जैसा 2019 में पीठ में छुरा घोंपा था उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के, और वो उनके साथ चले गए थे, चुनाव इनके साथ जीते, चले गए उनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो क्या उद्धव ठाकरे में और एकनाथ शिंदे में ये कोई फर्क महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान बढ़ाने का काम तो एकनाथ शिंदे ने ही किया है। आखिरकार आप अपने 29 जो आपके नगर सेवक या सभासद जो चुने गए हैं, आपने उनको एक 5 स्टार होटल में क्यों इकट्ठा किया? आप क्या संदेश देना चाहते थे? क्या आप संदेश ये दे रहे हैं कि बीजेपी जो है आपके सभासदों को तोड़ना चाहती है? क्या वो पोचिंग करना चाहती है? आप क्या नहीं नहीं, क्या आप बीजेपी नहीं, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। नहीं, मतलब नहीं। तो आपने ये जो मीडिया में जो स्पेकुलेशन है, ये सारी अटकलबाजी है, इसको जन्म देने वाले एकनाथ शिंदे ही हैं। और ये तर्क दे रहे हैं कि साहब ये बाला साहब ठाकरे का जो है जन्म का 100वां साल है, तो इस नाते भी हमको मौका मिलना चाहिए, शिवसेना को मिलना चाहिए। तो भाई अगर नहीं नहीं, ये दावा तो ये पट्टी भट्ट साहब वहां का मीडिया पढ़ा रहा है, एकनाथ हाँ, शिंदे का कोई बयान नहीं आया।
एकनाथ कोई शिंदे की पार्टी के हाँ, किसी भी नेता का कोई बयान नहीं आया। कोई ये बयान नहीं सिर्फ आया। मीडिया चला रहा है वहां पर। लेकिन सारी अटकलबाजी, सारे स्पेकुलेशन का प्रारंभ ही इस बात से हुआ है कि जो अपने वो नगर सेवकों या सभासदों को जो उन्होंने 5 स्टार होटल में ठहरा दिया। अरे भाई, ये कोई एंटी डिफेक्शन लॉ से कवर तो होते नहीं है। आपके नगर निगम के जो इलेक्टेड तो होते हैं लोग, दे आर नॉट कवर्ड बाय एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके पीछे क्या सोच थी एकनाथ शिंदे की, जो उन्होंने 5 स्टार होटल में, जब उनको लगा कि ये कुछ जो है ये प्रोवोकेशन हो गया है, तो उनकी पार्टी की ओर से ये सफाई दी गई कि साहब हमारी पार्टी की ओर से एक वर्कशॉप हो रही है जो 2 दिन होटल में चलेगी, इसलिए सबको यहाँ बुलाया गया है। अब आज तारीख है 18, 24 को फडणवीस साहब वहां के मुख्यमंत्री लौटेंगे, तो क्या वो 5 दिन 5 स्टार होटल में रहेंगे? तो सारा जो है शुरुआत यहां से हुई है। और ये लेट देयर बी नो डाउट अबाउट दैट कि सबसे बड़ी पार्टी बंबई नगर निगम में बीजेपी है। 89 उसके सभासद या उसके कॉर्पोरेटर्स हैं, तो बीजेपी का ही मेयर चुना जाएगा। और इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब नवंबर 2024 में जब वहां चुनाव हुआ था, और तब भी बीजेपी जो है 242 के हाउस में 132 उसके विधायक जीते थे, और सिंपल मेजोरिटी से बीजेपी मात्र 10 या 11 विधायक दूर उसके कम थे। तब भी एकनाथ शिंदे ने आनाकानी की थी कि वो सब मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लोग चाहते हैं कि जो है एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे। तो राजनीति में महत्वाकांक्षा, एम्बिशन सबके होते हैं, और जो भी पावर पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है वो बगैर महत्वाकांक्षा की हो ही नहीं सकती। तो ये सब जो हुआ है, जो जो टेम्परेचर वहां का बढ़ा है, अब वो उद्धव ठाकरे के डर से गए या बीजेपी के डर से गए, ये सारी अटकलबाजी को जन्म एकनाथ शिंदे ने दिया है कि आपको जब सारे के सारे सभासद, सारे के सारे कॉर्पोरेटर मुंबई के ही हैं, कोई भी जो है मुंबई के बाहर का नहीं है, तो उनको एक होटल में इकट्ठा करने के पीछे आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। सब अटकलबाजियां हो रही हैं, लेकिन होटल में गए क्यों, ये नहीं बताया किसी ने अभी तक। नहीं नहीं, वो तो सबको पता है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत जिस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, और हाँ, जिस तरह से ये लोग, उद्धव ठाकरे का बयान आपने नहीं सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देवा ने चाहा, हाँ, यानी देवा ने जहां सुना है। हाँ, हाँ। भगवान ने नहीं चाहा तो मेयर नहीं, हमारा बनेगा। एकनाथ शिंदे की पार्टी की ओर से अभी तक ये नहीं बताया गया है कि आप अपने 29 कॉर्पोरेटर्स को 5 स्टार होटल में आपने इकट्ठा क्यों किया, नहीं ये नहीं, अभी तक नहीं बताया उन्होंने। इसके बताने की जरूरत नहीं होती है भाई। जब नहीं, इससे भ्रम वो फैला ना। सब वो सब मूलतः शिव सैनिक है ना, तो अपने शिव चुने हुए शिव सैनिकों की रक्षा करना, उनको बचा करके रखना, ये तो नेता का ही दायित्व है, किसी और का थोड़ा है। अगर उनको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और ये सब मिलकर के कोई खेल कर सकते हैं या इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो क्यों नहीं उनको एक साथ इकट्ठा रखा जाए। वो सब करते हैं, ये कोई देखिए, नई बात उद्धव नहीं। ठाकरे के हौसले भी बुलंद हैं, उनके पास भी 65 सीटें हैं। तो 65 सीटें कम नहीं है, वो भी जो है सेकंड बिगेस्ट पार्टी है मुंबई नगर निगम में, वो ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। उनके 65 है उनके कॉर्पोरेटर। तो उनको भी लग रहा है कि बस हम जो है, बार बार वो बोल रहे हैं ना कि हम जयचंदों की वजह से हार गए, तो अगर अगर वो थोड़ी सीटें उनकी 5-7 और ज्यादा होती, तो उद्धव ठाकरे अब तक जो है अपना मेयर का दावा ठोक रहे होते। मेरा पॉइंट आप एक्चुअल में समझे नहीं। 2019 में क्या किया था उद्धव ठाकरे ने? हाँ हाँ, मुझे जनादेश क्या मालूम है। था? जनादेश अरे, क्या था? साफ साफ जनादेश मैंडेट था था बीजेपी देवेंद्र स्टेट अलायंस फडणवीस के के उसमें। लिए कि निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। इन्होंने विश्वासघात किया था। अब हाँ ये हाँ हाँ। चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी उद्धव ठाकरे की तरह विश्वासघात करें बीजेपी के साथ। तो ये है पॉइंट एक्चुअल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओके जुड़ने के सर। लिए और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ ग्रुप्स में,
इसके अलावा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।